अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार करी हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को नाज़रीन आगे बढ़ाते हैं। मौजूदा सूरत हाल हमारे शहर की जो है वो यूं है कि कुर्बान जो है वो नजदीक आती चली जा रही है और ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहर के मुख्तलिफ मुकामात जो हैं वहां पे मवेशी मंडियां लगाई जाएंगी। एक रौनक है जो कि गलियों मोहल्लों के अंदर नजर आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही है, लेकिन ये रौनक उस तरह से नहीं है जिस तरह से गुज़श्ता सालों के अंदर देखने को मिली। अब इसकी वजह कोरोना वायरस को कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि हर शख्स जो कि ईद कुर्बान की खुशियां मनाता है और मवेशी मंडियों का रुख करता था। मवेशी मंडियां कई देर पहले भी लगा दी जाती थी और वहां पे जाके जानवर की खरीदारी के लिए पहले अच्छी तरह उसे देखते थे, एहतमाम किया जाता था। दोस्तों के हमरा, मोहल्लेदारों के हमरा जो है वो टोलों की शक्ल में मवेशी मंडियों का रुख किया जाता था। और मवेशी मंडियों के अंदर भी पाकिस्तान भर से व्यापारी, पंजाब भर से जो है वो फैसलाबाद का रुख करते थे, क्योंकि पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इसलिए आबादी के लिहाज से यहाँ पे कुर्बानी भी उसी तरह से सेल होनी होती है, कुर्बानी के जानवर जिस तरह से इसका रकबा है और जिस तरह से इसकी आबादी है। तो इसी घर से व्यापारियों की कसीर तादाद होती थी जो कि रुख करती थी फैसलाबाद का, और जितना ज्यादा रश होता था मंडियों में व्यापारियों का, उससे दुगना रश जो है वो शहरियों का देखने को मिलता था। यही नहीं बल्कि ईद कुर्बान की मीठी मीठी ईद जो होती है उसके बड़े ही लम्हात भी मीठे होते हैं। अब लम्हात किस तरह से मीठे होते हैं कि खास तौर पे मंडियों के अंदर कुछ ऐसे स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं मवेशियों के, जहां पे यहाँ तो बकरे जो हैं कुछ इस किस्म के होते हैं जो कि बड़े खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, उनकी चाल ढाल, उनके नखरे जो हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं। और कुछ मवेशी, कुछ गायें, कुछ बैल जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनका वजन काफी ज्यादा होता है और हुजम में काफी बड़े होते हैं और उनकी कीमत भी उसी हिसाब से ली जाती है। तो बड़े से बड़ा जानवर देखने के लिए शहरी जो है वो मंडियों का रुख करते थे। एक तो ये इंटरटेनमेंट होती थी और दूसरी इंटरटेनमेंट जो होती थी उनकी ये होती थी कि व्यापारियों से जाके बकरों का रेट किया जाता था, मवेशियों का रेट किया जाता था और रेट के दौरान चीजों को, कुछ रेट को तोड़ा जाता था, कुछ अपनी मनवाई जाती थी, कुछ व्यापारी की मानी जाती थी। लेकिन इस दफा ये खुशियां जो हैं वो काफी हद तक मांद नजर आ रही हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि जहां पे शहर के अंदर हर जगह पे इस चीज की तनबीह की जाती है कि रश जो है वो नहीं लगाना, रश की वजह से कोरोना वायरस के फैलाव का सबब रश बनता है। तो उसी तरह मवेशी मंडियों के अंदर भी खासतौर पर इस चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज्यादा रश ना लगे, और अगर रश लगता भी है तो उसके लिए खास तौर पर SOPs डेवलप किए जा रहे हैं जिले इंतजामिया की जानब से। अब वो SOPs मुकम्मल तौर पर होंगे क्या और किस तरह से फॉलो करेंगे, लेकिन एक जनरल जिसे कॉमन सेंस हमें कहते हैं, अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो हम तो यही कहेंगे कि इस दफा टोलियों में आप ना जाएं, और टोलियों में ना जाने के साथ साथ कुछ चंद अहम तदाबीर हैं जिनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो खुदा ना खास्ता अगर मंडी के अंदर कोई कोरोना वायरस का पेशेंट या इसके साथ साथ कोई ऐसी जगह जहां पे इंसान हाथ लगाता है और कोरोना वायरस मौजूद होता है, उससे बचा जा सकता है। अब उसके बचने की तदाबीर भी आपको बता देते हैं कि सबसे पहले तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी है। आपने मास्क पहन के जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जो कोरोना वायरस है उसका फैलाव 3 जगहों से मुमकिन हो सकता है, आपका मुंह, आपका नाक और आपकी आंख। और इन चीजों से जो फैलाव को रोकने के लिए आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और मास्क के साथ साथ आपको खास तौर पे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हैंड सैनिटाइजर के साथ साथ अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बड़ी बेहतरीन चीज है। उससे क्या होगा कि अक्सर औकात हमारी ये आदत होती है कि जब मंडी के अंदर जाते हैं तो वहां पे मवेशी मंडी के अंदर हम जानवरों को चेक करते हैं, और जानवरों को चेक करने के लिए, उनके गोश्त को चेक करने के लिए, उनके वजन को चेक करने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हाथ का इस्तेमाल किया जाता है तो मुमकिन है कि अगर कोई शख्स ऐसा जो कि कोरोना वायरस का पेशेंट है वो उस जानवर को पहले चेक करके गया है, उससे वायरस उसकी स्किन पे, उसकी जो स्किन है उसके ऊपर अगर मौजूद है तो वहां से आपके हाथ के जरिए आप में ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए अगर आप खास तौर पे ग्लव्स का यूज करते हैं, और ग्लव्स को यूज करने के बाद जब आपने मंडी से निकलना है तो वहां पे जो डिपॉजिट बॉक्स बनाया गया होगा, जो कूड़ादान बनाया गया होगा, उसके अंदर बड़ी केयरफुली आपने उसको डिपॉजिट करना है और बड़ी केयरफुली उसको फेंकना है। क्योंकि अगर आप रोड के ऊपर फेंकते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे फेंकते हैं जहां से बच्चे जो हैं उसे हाथ लगाएं, जहां से बड़े उसे हाथ लगाएं,
और वहां से उन ग्लव्स से जो कि इस्तेमाल हो चुके हैं वो भी फैलने का सबब बन सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना होगा। अगर इनका ख्याल रखेंगे तो हम अपनी और अपने साथ साथ अपने प्यारों की जान जो है वो बचा सकते हैं। तो ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जिनको हमने देखना है। और इसके साथ साथ कुछ और भी मामलात हैं म्युनिसिपल कारपोरेशन के अंडर आते हैं। वो मामलात वो क्या है कि रोड के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो कि स्टॉल्स लगाना शुरू हो जाते हैं। हर दफा का ये काम होता है कि खास तौर पे इंतजामिया की जानिब से बहुत रोका जाता है व्यापारियों को, लेकिन वो रोड पे लगाया जाता है। जैसे ही म्युनिसिपल कारपोरेशन की गाड़ी आती है कार्रवाई करने के लिए तो साथ ही वहां से स्टॉल को हटा लिया जाता है। जैसे चली जाती है दोबारा लगा लिया जाता है। एक तो गंदगी फैलती है इससे, और गंदगी के अलावा यहाँ पे कोरोना वायरस के फैलाव का सबब भी बन सकती है। तो हमारे साथ आज बड़े ही जबरदस्त मेहमान मौजूद होंगे जिनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे। चिन्योट से खास तौर पे आज हमने इन मेहमानों को बुलाया है। तो सबसे पहले सैयद हुसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डीपीओ हैं चिन्योट। तो सर वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे बड़े खूबसूरत रिपोर्टर बाबर मुनीर मौजूद हैं उनके साथ। तो बाबर मुनीर आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले मैं चाहता हूं डीपीओ साहब की तरफ चलूं। सर क्या कहेंगे, ईद कुर्बान की मीठी मीठी खुशियां होती हैं, इस दफा जरा कोरोना की वजह से मांग नजर आ रही है। आपके घर में भी बच्चे होंगे और बच्चे जिद करते हैं खास तौर पे कि कुर्बानी का जानवर कुछ दिन पहले ही लेके आया जाए ताकि उसके नाज नखरे उठाए जाएं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमने पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मेजर्स ले रही है कि हमारी जो ये ईद है इसकी खुशियाँ ख़राब ना हों, और उसके साथ साथ हम कोरोना से रिलेटेड जो प्रिवेंशंस हैं उनको भी अडॉप्ट करें। इस बार मवेशी मंडियाँ लगेंगी, लेकिन मवेशी मंडियाँ शहरों की बजाय शहरों से बाहर की तरफ हमने स्पॉट्स जो है वो डेजिग्नेट कर दी हैं। इसी तरह से हमने वहाँ पे सैनिटाइजेशन जो है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट कर दिया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला हम ईद की खुशियाँ मना सकेंगे। हमारे बच्चे जो है वो घर पे बकरा आएगा, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ। और मैं समझता हूँ हमें जो हमने जितनी भी डिटेल्ड प्रिवेंशंस मवेशी मंडियों के लिए बताई हैं, फैमिलीज़ को बताई हैं, अगर हम उन पे अमल करें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम कोरोना से महफूज रहेंगे। अच्छा सर, सुनने में आया कि चिन्योट के अंदर गालबन 6 मंडियां जो हैं वो लगाई जा रही हैं मुख्तलिफ मुकामात पे। जब बात की जाती है मवेशी मंडियों की तो वहां पे व्यापारी जो हैं वो दूसरे शहरों से भी रुख करते हैं, मुख्तलिफ शहरों का। और वहां पे व्यापारी जो मौजूद होते हैं ना तो उनका यहाँ पे कोई अकाउंट होता है किसी बैंक के अंदर, और ना ही कोई इस तरह का सिस्टम होता है जिससे वो कमाए गए पैसों की हिफाजत कर सकें। अब मवेशी मंडियों के अंदर अगर एक जानवर 40,000 का बिकता है और एक शख्स के पास तकरीबन 100 जानवर है तो वो 40 लाख के करीब या 40 लाख तकरीबन उसके पास इकट्ठा होगा। तो इतनी बड़ी अमाउंट कई व्यापारियों के पास मौजूद होती है वहां पे, उनको सिक्योरिटी किस तरह से फराम की जाएगी चिन्योट में इस दफा? ये बाय चांस लास्ट ईयर भी जब ईद उल अजहा थी तो आई वाज पोस्टेड एज डीपीओ इन चिन्योट। सो हमने लास्ट ईयर भी ये प्रिकॉशंस लिए थे, और अल्लाह का शुक्र कि लास्ट ईयर एक भी ऐसा हुआ चिन्योट में नहीं हुआ। अभी भी हम ये करेंगे कि तो हमने कोरोना की वजह से चूंकि हमने जो पुराने जो कंजेस्टेड पॉइंट्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया, रादर रिप्लेस कर दिया बाय बिगर स्पेसिस। सो अब जो मंडी होगी वो चूंकि स्पेस लार्जर है और उसमें कंजेस्शन नहीं है, हमने सिक्योरिटी के लिए ना सिर्फ ये कि हर मंडी में अपना एक डेस्क बनाया है, बल्कि हमने पूरी मंडी को चारों तरफ से कवर किया। इसके साथ साथ हमारी जो QRF हैं मोबाइल्स वो मौके पे मौजूद होंगी हर मंडी में। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हम प्रिवेंट करने के काबिल होंगे कि ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो कि गरीब लोग जो अपना छोटा मोटा कारोबार करने के लिए आए हैं वो अपनी रकम से हाथ धो बैठे। अच्छा सर, 6 मंडियां होंगी, 6 मंडियों में कितने पुलिस एहलकार होंगे जो कि तैनात किए जाएंगे? इट वुड बी मोर देन 550। 550, मोर देन 500, यानी 550 एहलकारों से ज्यादा एहलकार होंगे जो कि एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे और इसके साथ साथ उनकी सराउंडिंग्स में तैनात किए जाएंगे। अच्छा सर, कोई नाकाबंदी का सिस्टम भी शुरू किया जाएगा ईद के दिनों में? जी, हमारे जो हैं वो 5 नाके ऐसे हैं जो ईद के दिनों में परमानेंटली रहेंगे। वो शहर की तमाम एंट्री एग्जिट को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास अब जो मौजूदा आईजी साहब हैं, ये बेसिकली ही इज ट्राइंग हार्ड टू रिवोल्यूशनाइज पुलिसिंग। इसके लिए वो वी आर मेकिंग अमेंड्स इन आवर बेसिक्स। जहाँ पे हमने अपनी बेसिक्स गलत की थी, अब हम दोबारा अपनी बेसिक्स को ठीक कर रहे हैं पुलिस में। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 7-8 माह में पुलिस ने अपने सिस्टम्स को ओवरऑल करने में बड़ा
पेशरफ्त की है। तो हमने स्नैप चेकिंग का जो कल्चर आया हमारे पुलिस में, इफ द स्नैप चेकिंग इज डन इफेक्टिवली, तो एक परमानेंट नाके के मुकाबले में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि स्नैप चेकिंग जो है वो अचानक किसी भी एक पॉइंट पे हो सकती है जिसे हम वल्नरेबल समझते हैं। तो वो जो मैं समझता हूँ जो रॉबर्स हैं या जो डकैट्स हैं या थीव्स हैं, एनी क्रिमिनल, उसके लिए वो अनएक्सपेक्टेड होता है कि कहाँ पे उसको चेक किया जाएगा। सो स्नैप चेकिंग जो है वो बड़ी इफेक्टिव है और हम ईद के दिनों में स्नैप चेकिंग के ऊपर बहुत ज्यादा वो रिलाई करेंगे। परमानेंट नाकों के अलावा जो हम मंडियों के आसपास लगाएंगे, हमारे शहर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे होंगे, उसके अलावा हम हर मंडी की विसिनिटी में जो है हम स्नैप चेकिंग करेंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला उससे हमारा डेटरेंस बढ़ेगा और हम इस तरह के जो वाक़यात हैं वो कम होंगे। अच्छा सर, व्यापारियों को किस तरह की सहूलतें दी जाएंगी अगर सपोज वहाँ पे कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है, कोई चोरी चकारी होती है, तो व्यापारी को मुतलका थाने जाना पड़ेगा या वहीं पे उनको सहूलत किसी किस्म की दी जाएगी कि वो अपनी FIR कटवा सकते हो? देखिए वहाँ पे हमने जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर किया कि हमने हर मंडी में एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक डेस्क इस्टेब्लिश कर दी है। अब उस डेस्क के ऊपर हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी होगी। ठीक है। इस दफ़ा पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम सब ने मिल के एक अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है कि हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट मंडी दें जिसमें सैनिटाइजेशन, एक ऐसा कियोस्क हो जहाँ पे सारा सैनिटाइजेशन का सामान है। एग्जैक्टली। आपके हैंड वॉश, आपके सैनिटाइजर्स, आपके टिश्यू पेपर्स, ये फेस मास्क, इसके साथ जो पुलिस ने अरेंज किया है, तो हमने ये अरेंज किया कि हमारे पास बेसिक हमारी एम्बुलेंस मौजूद होगी 1122 के अलावा हमारी अपनी एम्बुलेंस एक वहाँ पे मौजूद हो। हमारा वहीं पे उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी FIR के अंदराज के लिए फैसिलिटेशन मौजूद हो, इफेक्टिव रिस्पॉन्ड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो दूसरे से पैसे नौसरबाजी करके या किसी भी तरह से छीन के भागता है, तो हमारा इफेक्टिव रिस्पॉन्ड करने के लिए ऑन फुट भी हमारे लोग मौजूद होंगे और हमारे पास व्हीकल्स। इसके साथ साथ हमने स्पेशल मोटरसाइकिल स्क्वाड्स बनाए हैं। हर मोटरसाइकिल पे 2 लोग हैं, दे आर फुली गियर्ड, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, प्रॉपर वेपन, सो वो फुली इक्विप्ड होंगे। वो फौरी तौर पे जो हमारे पुलिस मोटरसाइकिल स्क्वाड के लोग हैं, वो फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर सकेंगे हमको। बिल्कुल ठीक बात है आपकी सर। ब्रेक लेंगे, ब्रेक का वक्त हो गया और ये चटपटी सी गुफ्तगू जो है वो जारी और सारी रहेगी। तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले DPO साहब हमारे साथ चन्नौट के मौजूद थे और उनके साथ गुफ्तगू जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही थी, क्योंकि ईद उल अज़हा आ रही है और बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मवेशियों के लिए वहाँ पे बनाए गए थे और मवेशी मंडियाँ जो तैयार की जा रही हैं, वहाँ पे 6 पॉइंट्स थे। वहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो तैनात किए जाएंगे, सिक्योरिटी के कौन से इंतजाम वहाँ पे किए जाएंगे, ये तमाम चीज़ें उनकी जानिब से बताई जा रही थी। हमारे साथ बाबुल मुनीर भी मौजूद है जो कि हमारे चिन्नौट के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बाबुल, क्या सूरत हाल है चिन्नौट की क्राइम के हवाले से? कुछ पिछले साल की निस्बत जो है वो कुछ कम हुए हैं क्राइम के वाकयात, और पुलिस अफसरान के हवाले से, मतलब जो SHO साहबान हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं और ASIs हैं, वहाँ पे कोई इस तरह के मामला हुए हैं कि अगर उनकी जांच से कोई कोताही बरती गई हो तो DPO साहब ने फौरन एक्शन लिया हो? ऐसे ही अनान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत बख्शी इस प्रोग्राम में। और दूसरा, इस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि चिन्नौट में अभी क्राइम की जो सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अनवर खैतरान साहब जो हमारे साबका DPO थे, उनकी जानिब से भी बड़ी काविश की गई और स्पेशली DPO चिन्नौट सैयद हसनैन हैदर साहब की जानिब से भी जो इनकी तैनाती को तकरीबन 1 साल जो है वो होने वाला है और उसमें जो है वो बड़ी अच्छी पॉलिसियाँ जो हैं वो इनकी जानिब से बनाई गई। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो क्रैकडाउन किया जाता है और फिर पिछले दिनों में देखा गया कि बहुत सी कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई, जिसमें एक कैटेगरी के हमारे जो बेशतर इश्तिहारी थे उन्हें पकड़ा गया। और बाकी फिर शहर में क्राइम की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। छोटी मोटी जो वारदातें हैं वो रूटीन में ज़ाहिर होती रहती हैं। बाकी और इसके हवाले से तफ्तीशी जो अफसरान हैं उनकी तफ्तीश का जो तरीकाकार है उससे बड़ा बेहतर बनाया गया है और रोजाना की यानी एक थाना कल्चर जो था उसे थोड़ा खत्म किया गया। लोग जो घबराते थे थाने के अंदर जाके, यार हम जलीलो रुस्वा हो जाएंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, इन मामलात को बेहतर किया गया थानों में और लोग अब थाने में जाके कंफर्टेबली महसूस करते हैं, वहाँ पर उनके मसाइल जो है वो हल होते हैं। और रिसेंटली DPO साहब की जानिब से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। चिन्नौट के जितने भी थाने हैं वहाँ पर हवालात में जो हवालाती थे उनको सहूलियात जो है वो फराहम की गई हैं। जिस तरह मौसम की शिद्दत थी
और जो गर्मी जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया था, उसके पेश नज़र जो एयर कूलर है वहाँ पर वो सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया है। पीने का ठंडा पानी जो था उसको वो फ्राहम किया गया। और इस वाले से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो है वो बेहतरी आ रही है, और ख़ास तौर पे क्राइम की जो सूरत हाल थी उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। यानी एक थाना कल्चर था जो कि हमारा चेंज हो रहा है, और ये चेंज हमारी जरूरत भी है। जरूरत थी, ऐसे ही। क्योंकि लोग जो हैं वो काफी डरते थे थाने कचहरियों का चक्कर लगाते हुए, और मेरा ख्याल गालबन वर्दियां भी इसीलिए चेंज की गई थी कि एक खौफ जो जहन में बैठा हुआ था वो खत्म हो सके। तो वो खत्म होता हुआ कुछ नजर आया वर्दियों के चेंज होने से? न सिर्फ यूनिफॉर्म तब्दील हुई है, बल्कि जो अब रिसेंटली पुलिस में रिफॉर्म्स हो रही हैं उससे काफी बेहतरी आ रही है। और लोग अच्छा, मैं एक और चीज देख रहा हूं कि अब यंग टैलेंट बहुत आ रहा है, मतलब पेपर्स के जरिए एएसआई भर्ती हो रहे हैं, पेपर्स के जरिए सब इंस्पेक्टर्स आ रहे हैं, और उनको खास तौर पे ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अवाम के साथ आपने डीलिंग किस तरह से करनी है, और बड़े एहसन अंदाज में थानों के मामलात को वो चला रहे हैं। तो कुछ चेंज इस हवाले से नजर आया? ऐसे ही है, अभी रिसेंटली देखा गया है कि जो यंग नौजवान हमारी तरफ आए हैं पुलिस, जिन्होंने जो है वो ज्वाइन किया है, उन्हें इंचार्ज चौकीदार जो है वो लगाया गया है, थानों में लगाया गया है तफ्तीशी अफसर। तो उसमें जो रवायती कल्चर था वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पहले जो है वो एजड लोग थे, अभी जो है वो यंग लोग आ रहे हैं, तो वो पढ़े हुए भी ज़्यादा हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वो इस हवाले से बहुत अच्छी की गई है कि लोगों के साथ उन्होंने पेश किस तरह आना है और लोगों के मसाइल को किस तरह हल करना है, और फिर जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो इस हवाले से देख रहे हैं कि काफ़ी तब्दीली जो है वो आ रही है, और लोग जो हैं वो उससे यकीनन मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और उससे फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा हो रहा है, बिल्कुल। तो सईद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थोड़ा सा वक्त की उडारी पीछे की तरफ मारते हैं और आपके बचपन में चलते हैं। बचपन में आप जब ईद गुजारते थे, ईद कुर्बान गुजारते थे, तो एक शौक होता था बच्चों के अंदर के खास तौर पे बकरा जो है वो जरा जल्दी जल्दी आ जाए, उसको घुमाने फिराने लेके जाना है, मोहल्ले में दिखाना है कि हमने, वो कहते हैं ना, जरा शो मारनी होती थी कि हमने बकरा ले लिया है जी, दिखाना होता था। मतलब बच्चों को यही शौक होता है। तो आप किस तरह से गुजारते थे तब ईद, और ईद की खुशियां किस तरह की आपकी होती थी, फीलिंग्स किस तरह से की होती थी? मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो जब 2 दिन या 3 दिन रह जाते हैं तो हर रात गिन गिन के गुजारता है, यार ईद आने वाली है, नए कपड़े पहनने। कुछ इस तरह की फीलिंग्स थी आपकी? मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चों में भी वैसी एक्साइटमेंट आनी चाहिए। हाँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बकरा लेके ज़रूर बाहर घुमाने लेके जाते थे, सारे बहन भाई इकट्ठे होके। और हाँ, मुझे ये भी याद है कि जब थोड़ा सा शऊर आने लगा तो जब बकरा आता था तो जिस अगले दिन सुबह ईद होती थी, उस रात एक वो उदासी भी होती थी कि सुबह बकरा चला जाएगा। तो वो एक फीलिंग वो भी थी। कुर्बानी कहते भी इसे, जो आपका प्यारा होता है ना, उसे अल्लाह की राह पे कुर्बान किया जाता है। तो जब कुछ दिन पहले बकरा या बैल को लेके आया जाता है तो उसके साथ एक लगाव, एक लगन हो जाती है। तो वो लगन जब होने के बावजूद आप उसे अल्लाह की राह पे कुर्बान करते हैं, तभी उसे कुर्बानी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता था। बड़ी एक फीलिंग आती थी कि सुबह ये नहीं रहेगा। और वो मुझे अच्छी तरह याद है वाकई, जो रात को जो हम जूते पॉलिश होते थे, नए जूते लेके और पॉलिश होते थे और कपड़े इस्त्री हुए होते थे रात को सब। मुझे याद है मेरी मदर जो थी वो सारे कपड़े जो है सबके प्रेस करके तो लटका देती थी हैंगर्स पे, और हम 2-2 3-3 दफा रात में उठ के देखते थे कि ये कपड़े लटक रहे हैं जो सुबह पहनने हैं, जूता पॉलिश हुआ वो पड़ा है। तो सही कहते हैं आप, बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। अब भी थोड़ा बच्चों में भी हमारे ट्रेंड्स बदल गए हैं। हमारे बच्चे, हमें वी शुड बी ओपन एनफ टू एडमिट इट कि यस, हम लोग मसरूफ ज़्यादा हुए। हमने अपने बच्चों को जाने दिया कि वो सोशल मीडिया के ऊपर और वो मोबाइल फोन्स के ऊपर गेम्स के अंदर ज़्यादा इंडल्ज होते चले जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैं देखता हूँ कि वो उस तरह से उन चीज़ों को शायद वैसा नहीं लेते, चार्म नहीं है, चार्म उस तरह से नहीं है उनके लिए, वो एक्साइटमेंट का वो लेवल नहीं जैसा हमारा होता था। मतलब वो अगर बाबा घर से निकलते थे तो ये होता था, अब घंटा गुजर गया यार, अभी तक आए नहीं लेके बकरा, यार 2 घंटे गुजर गए अभी तक आए नहीं। तो वो बच्चों को, आजकल को बच्चे जो होते हैं उनको फिक्र ही नहीं होती, वो मोबाइल पे लगे, इंटरनेट का इस्तेमाल है, इंटरेस्ट जो है वो बदल चुका है अब। तो मुझे लगता है कि नहीं, हमें हमारी वो छोटी छोटी खुशियां वापस आनी चाहिए। आई ट्राई इट के मेरे बच्चों में वो चीजें रहें, उनकी वो जो बच्चों वाली एक्साइटमेंट्स हैं जो हमारे कल्चर से रिलेटेड हैं, बिल्कुल वो उनमें वैसे रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, बचपन के अंदर जब ईद होती थी तो खास तौर पे जब बकरे का गोश्त आता था, कोरमा भी, और घर के अंदर बहुत सारे बारबेक्यू भी, इस तरह की चीजें बनती थी, आप कोई स्पेशल फरमाइश करते थे मामा से या बाबा से कोई चीज? मुझे बचपन से मुझे आलू गोश्त बड़ा पसंद है। आलू गोश्त? तो हमारे घर में जब वो आलू गोश्त पकता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर दोस्त आ जाते थे, फिर उनके साथ बारबेक्यू करना अच्छा लगने लग पड़ा।
सो मैं समझता हूँ ये एज के साथ आपका टेस्ट और आपकी एक्टिविटी जो है वो एक्टिविटीज चेंज होती रहती हैं। keeps on changing। अच्छा सर, मौजूदा दौर की बात करें और गुज़श्ता दौर की बात करें, दौर हाजिर में और गुज़श्ता दौर में फर्क क्या नजर आता है आपको? डिफिकल्टी क्या नजर आती है? मतलब उस दौर में ये चीजें अच्छी थी और इस दौर में ये चीजें अच्छी हैं, उस दौर में ये चीजें बुरी थी और इस दौर में ये चीजें बुरी हैं। असल में मैं समझता हूँ कि कोई भी दौर बुरा नहीं होता इट्स सोसाइटी के जो ट्रेंड्स हैं, द वे वी बिहेव, वो मैटर करता है। बहुत से अभी माशरे ऐसे हैं इस टाइम पे जो बहुत सिविलाइज्ड माशरे हैं, लोग खुशहाल हैं, खुश हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, वीकेंड पे बच्चों को लेके कहीं ना कहीं चले जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक जो है कंडीशंस अगर वो अच्छी हों आपकी, तो इकोनॉमिक कंडीशंस के अच्छा होने से इम्पैक्ट ये देखिए, पहले भी अगर हम कहते हैं, हम जब हम वो कंटेंटमेंट थी ना पहले, कि हमारे घर में रोटी आती थी सबके, लोग खुश थे, लोगों को ज्यादा वो नहीं था कि ये भी जमा कर लूं वो भी जमा करूं, लेकिन बेसिक चीजें लोगों की पूरी थी। जब रोटी पूरी नहीं होगी, प्रॉब्लम आएगा, तो फिर लोगों में परेशानी और वो फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस आएगा। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी रहें, और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शंस, आई होप के। लेकिन सर इसमें रियासत का बड़ा अमल दखल होता है, और अगर रियासत का सरबरा इस चीज को बेहतर बनाना चाहे तो वो बना सकता है, बस लगन की, मेहनत की, इत्तेहाद की, जुस्तजू की, इन चीजों की जरूरत होती है। तो अगर मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी इसी चीजों को अपना लिया जाए तो बहुत सारे लोग जो कि भूख से मर रहे हैं वो ना बने। अभी एक रिपोर्ट रिसेंटली पढ़ी कि कोरोना वायरस के जो लॉकडाउन था, इसके अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि 21 लाख लोगों ने, पाकिस्तान के अंदर 21 लाख लोगों ने अपने घर का सामान बेच के अपनी जरूरियात को पूरा किया। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्री है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए, कि आया हमारे मुल्क के अंदर इतने बुरे सूरत हाल इख्तियार कर गई है कि लोग घरों का सामान खाने के लिए बेचने। उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा, आप बात बिल्कुल ठीक करें, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान ने इस वक्त फेस नहीं किया। कोरोना का जो क्राइसिस है, मैं समझता हूँ वेस्टर्न कंट्रीज ने, जो एडवांस कंट्रीज हैं, उन्होंने हमसे ज्यादा वो प्रेशर। सर लेकिन मेरे कुछ अपने रिलेटिव्स कनाडा के अंदर मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि अगर उनकी 900 पाउंड के करीब अगर सैलरी थी तो वो घर बैठे हुए गवर्नमेंट उनको 1200 पे करना शुरू हो गई मंथली। मतलब गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया। अब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस ही इतने ज्यादा हैं कि हम किस तरह से सपोर्ट करें। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि दे आर रिच कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। हमारे जितने रिसोर्सेज थे, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने भी, गवर्नमेंट जितना कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया। अभी आपने देखा कि वो एहसास प्रोग्राम चलाया गया, और चूंकि हमने तो जिलों में वो प्रोग्राम रन किया है, तो हमने देखा कि बहुत ज्यादा लोगों को हमने फैसिलिटेट किया उसमें। एक और दूसरी तरफ प्लस पॉइंट भी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में गवर्नमेंट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे लोगों ने भी दिल खोल के दिया। जब ये कोरोना अपनी पीक पे आया और पैनिक था कोरोना का, और लोग घरों से नहीं निकल रहे थे, तो और या ऐसे लोग जो रिक्शा चलाते थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, उनकी जॉब चली गई, तो मैं समझता हूँ लोकली हम सब लोगों ने मिल के, फिलैंथ्रोपिस्ट ने मिल के, तो किसी को भूख से मरने नहीं दिया यहाँ पे। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ एफर्ट्स हैं, और एफर्ट्स जो है फ्रूटफुल होंगी। इंशाल्लाह ताला हमारी इकानमी बेहतर होगी और हमारे लोग जो हैं वो खुशहाल होंगे। वो एक उम्मीद की किरण जो है वो हमेशा रहती है, और हमें भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर करेगा। और उम्मीद जो है वो हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के रखने से ही इंसान जिंदा रहता है। क्योंकि अगर उम्मीद ना हो तो इंसान मायूसी हो जाए, और मायूसी इंसान को तनज़ली की तरफ लेके जाती है। तो सर आप क्या कहेंगे कि गांव का एक माहौल होता था, एक कल्चर होता था, और वहां पे ईद कुर्बां के ऊपर भी मट्टी के घड़ों में और लकड़ी के चूल्हों के ऊपर हंडिया को बनाया जाता था। यकीन जानिए वो टेस्ट आज के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता, मिस करता है इंसान उसे। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं तो अब आई एम फैन ऑफ इट। अभी आई एम लकी कि मैं अभी चन्योट में हूँ, तो चन्योट में अभी भी जो कुना गोश्त है वो हमें आज भी, अगर अच्छा चन्योटी बड़े मशहूर है इस हवाले से। बिल्कुल, बेसिकली तो कुना गोश्त जो है इट बेसिकली इट एमानेट्स फ्रॉम, कुना जो है इट एमानेट्स फ्रॉम चन्योट। तो चन्योट में अगरचे अब गैस आ गई है और वो कुना गोश्त पहले की तरह हर जगह पे नहीं मिलता, लेकिन अब भी कुछ जगहों पे आपको उसी तरह से वो मट्टी की हांडी में लकड़ी की आग के ऊपर बना हुआ कुना गोश्त मिल जाता है, और दैट इज रियली टेस्टी। तो ये देखिए, ये सारा मैं समझता हूँ कि कल्चरल चेंजेस हैं जो हर माशरे में आती हैं, जो जो हम डेवलप करते हैं, हम ग्रो करते हैं, चेंजेस आती हैं। इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, आज बहुत गाड़ियाँ हैं। लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं थे, आज सब
पूरे फैसलाबाद में, मैं तो यहाँ पे चूंकि सिटी अच्छा सर, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, और अक्सर ऑफिस आते हुए जब गाड़ी में आ रहा तो मैं ऑब्जर्व करता हूं कि साइकिल्स नजर आना बंद हो गए हैं सड़कों। बिल्कुल ठीक है। मतलब लोग साइकिल का अब इस्तेमाल ही नहीं करते। वो एक ट्रेंड जो था और बड़ा हेल्दी ट्रेंड था साइकिल में, मतलब मैं अपनी बात करूं तो मेरे वालिद मोहतरम कहते होते थे कि आपने स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है तो उसके लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, इससे आप एक्टिव रहते हैं। मतलब जैसे जैसे उसकी पैडलिंग करते हैं आपकी हेल्दी जो फिटनेस है वो बरकरार रहती है। लेकिन आजकल के दौर के अंदर वो गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो हैं, उन्होंने जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको काफी हद तक वो कह सकते हैं कि खराब भी कर दिया है, कि उस तरह से एक्टिविटीज अब वो परफॉर्म नहीं करते जिस तरह से वो आज के दौर से पहले करते थे। तो ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक लेंगे सर। ब्रेक के बाद आपके साथ दोबारा गुफ्तगू जारी करेंगे। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ बाबर मुनीर और सैयद हुसनैन हैदर साहब मौजूद थे, जो कि डीपीओ चिन्नौट हैं, और चिन्नौट की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो बाबर मुनीर की तरफ चलते हैं। बाबर, मंशियात के हवाले से क्या कहेंगे? एक नासूर है और हमारी नौजवान नस्ल तबाह होती चली जा रही है इस मंशियात की वजह से। चिन्नौट में भी काफी केसेस ऐसे थे जो मंशियात फरोश हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। उनको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं? नान, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने मनशियात के हवाले से, चूंकि रोज़ाना की बुनियाद पर हम रिपोर्ट करते हैं और डीपीओ साहब की जानिब से भी क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि चिन्नौट पुलिस और जुडिशरी जो है वो एक पेज पर थी। उसमें देखा गया कि हमारे जो साबका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे राजा परवेज़ अख्तर साहब, उनकी जानिब से जो मनशियात फरोश थे उन्हें बड़ी हैवी सजाएं जो है वो सुनाई गई, 14.5 साल तक की 9C के मुकदमात में, और हैवी फाइन भी जो है वो उनकी जानिब से किए गए। और उसमें बड़ा अच्छा ये एक ना चीज़ जो है वो सामने आई थी। इससे पहले मनशियात फरोशों को इस कदर हैवी सजाएं जो है वो नहीं दी जाती थी, जिससे वो 6 महीने साल में ही वो बाहर आ जाते थे, फिर अपना धंधा जो है वो करते थे। अब 8-10 साल जो है वो सजाएं सुनाई जा रही हैं, 14 साल तक की सजाएं। वैसे ये बेहतर है कि लगाम डाली जा रही है उनको, और उनके लगाम डालने से ही इनको काबू किया जा सकता है। वरना तो छोटा मोटा कोई FIR हो ना तो वो जमानत करवाते हैं। ये माफिया इतना तगड़ा है कि वो बरी होकर बाहर आके दोबारा वो काम शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ सैयद हुसनैन साहब भी मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर, थोड़ा सा अब लाइटर मूड की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक लफ्ज पूछूंगा, उस लफ्ज को सोचते ही आपके दिमाग में जो भी बात आए उसे इलैबोरेट कीजिएगा। स्टार्ट करें सर, तैयार हैं आप? शहर फैसलाबाद, घंटाघर। शहर चिन्नौट, कुन्ना। कुन्ना यानी गोश्त आपको बड़ा पसंद है उसे। फेवरेट गाना? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी। सर थोड़ा सा गुनगुना के अगर आप। ये मुश्किल हो अच्छा, मुश्किल सर जिस तरह का भी, मतलब हम नहीं ये कहते कि बड़े सुरों में, हम खुद बहुत कोई सुरीले इंसान नहीं है, लेकिन जो भी गेस्ट हमारा यहाँ पे। वैसे आपको मिसरा पूरा, शेर पूरा सुना देता हूं। जी, शेर सुना दें, लेकिन थोड़ा सा जैसे गुनगुनाने की टोन में होता है ना, जैसे आप अकेले में बैठे गुनगुनाते हो किसी को याद करके, तो वो गुनगुनाहट जो है हमें सुनना चाहते हैं। एक मैं समझता हूँ कि ये जो यूनिफॉर्म जो हम पहनते हैं ये हमारे ऊपर बहुत से वो कंडीशंस इंपोज कर देती है, और मुझे लगता है जैसे ये यूनिफॉर्म पहनने के बाद शायद हम गुनगुनाना भी थोड़ा भूल जाते हैं। नहीं सर, भूले ना इसे। इसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूं। हाय 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 हाय। तो ये मेहदी हसन साहब की गजल है, मुझे बड़ी पसंद। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहला इश्क कब हुआ? पहला इश्क जब मैं 3rd ईयर में था, 4th ईयर में। I used to study in Government College Lahore। हाँ। तो उस इश्क के लिए ही ये जिंदगी में तो सभी नहीं, प्यार ये बाद वाले इश्क के लिए था। ये बाद वाले इश्क, मेरी शादी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देख लें जी, डीपीओ साहब भी इस चीज को जरा मद्देनजर रखते हैं कि शो के बाद घर भी जाना है, तो घर वालों को भी राजी रखना है। अच्छा, पहला इश्क जो था उससे इश्क का इजहार आपने किया था पहले? वन साइडेड था। वन साइड। वो देखे ना स्टूडेंट लाइफ होती है, इसमें तो किसी को देख के सोच के प्यार करते हैं ना, बस सोच के प्यार करते हैं। मतलब आप भी बड़े तख्लीकाती कह लें कि जहनियत के मालिक हैं, और पहला प्यार और वन साइडेड हो, यूनिवर्सिटी में हो, और रोजाना जब वो आता हो, क्या क़यामत ढाता होगा आप? तो तब वो इजहार की जरूरत वाला तो सिलसिला ही नहीं था। लेकिन आज कभी मुलाकात हो दोबारा?
बस ना जाने क्या वो था कि कहाँ हम कहाँ। शबाब गुजरा अजाब गुजरा। शबाब गुजरा अजाब गुजरा, क्या खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव जो है वो डीपीओ साहब की जानब से किया गया। अच्छा सर, फेवरेट सिंगर कौन है? रफी, रफी। मेहदी हसन और रफी, ये मेरे दो फेवरेट सिंगर। अच्छा, रफी साहब के भी कुछ गाने इस तरह से है कि बहुत- रूह को तड़पा देते हैं। ऐसा तो वो- आपकी रूह भी आज मतलब आज भी सुनती हो, सुन के तड़पती है कुछ? उनको बड़ा वो है, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। हाय हाय उसमें तो हाय। बड़े मुश्किल सुरों में बड़ा अच्छा। अच्छा सर, मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है कि आपके अंदर समंदर छुपा हुआ है। तो इस समंदर में मैं डुबकी लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसकी गहराई में जितना पहुंच सके हम उतना पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रैवलिंग। आई लाइक ट्रैवलिंग और स्विट्जरलैंड। फेवरेट डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वहां की फिजाएं, वहां की हवाएं, और वहां पे अगर किसी हसीन का साथ भी हो तो क्या ही कहने। नहीं, मैं गया था और मेरी बीवी का साथ था मेरे साथ। यानी डीपीओ साहब उस लाइन पे आ नहीं रहे जनाब, घबरा रहे लगता है घर में। बात ये है कि आपके पास तो मैं 1 घंटा बैठूंगा, उसके सारी उम्र मेरी उधर गुजरी है। सारा 24 घंटे में से मेरा बेशतर टाइम या पुलिसिंग करते हुए गुजरता है, या जो बचता है वो बीवी के साथ गुजरता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, मुझे लगता है घर में अक्सर भाभी हैं, आप नहीं हैं। मेरे ख्याल में एक वाइज इंसान को ये करना चाहिए, वाइज इंसान को यही उसे करना घर में जो चाहिए। अफसर भाभी को अपनी बेगम को बनाना अच्छा, चाहिए। वैसे बेगम के साथ कभी घर के कामों में हाथ बिटाते हैं उनका? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हम डिस्ट्रिक्ट ना कर रहे हों या ऐसी पोजीशन पे हों जो कंफर्टेबल हो थोड़ी सी, जैसे मैं रेंज क्राइम में था तो शाम को टाइम मिल जाता था थोड़ा सा, तब हम घर के काम मिल के बैठ के कर लेते थे। पर वैसे अच्छा सर, वैसे बड़े ऐसा अंदाज में आपने जवाब दे दिया, यानी आप काम करते भी लेकिन हैं frankly लेकिन एक speaking- तरीके के साथ। फ्रैंकली स्पीकिंग के अगर मुझे भी कहे कि मैं बतौर डीपीओ मैं घर के काम भी कर सकूं, इसमें ये नहीं है कि कुछ बड़े या छोटेपन की बात है। डीपीओ जो है ये वो प्यार इतना- की बात वो है। इतना स्ट्रेस्ड होता है डीपीओ कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि घर जाके बाज़ का मैं जब जाता हूं तो मेरे बच्चे शायद मैं मिल भी नहीं पाता हूं। यानी अर्ली इन द डे आपका दिन स्टार्ट होता है और आप रात 2, ढाई, 3 बज जाते हैं, आप सही रात भी जागते रहते हैं। सो ये थोड़ी सा नॉर्मल पुलिस इसलिए मैं समझता हूं कि थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है कि आपके पास टाइम नहीं बचता घर के काम करना, तो दूर की बात कि आप अपने बच्चों के साथ भी कोई 2-3 घंटे अच्छे गुजार लें। सो ये एक थोड़ा सा हमारी मतलब ये भी हेक्टिक रूटीन से हटके एक अच्छा मतलब चेंज आ जाता है, और जब चेंज आपकी नेचर चेंज मांगती है, जब थोड़ा सा चेंज आता है तो उससे आपका मूड रिलैक्स होता है। आप बहुत ज्यादा रिलैक्स करते हैं। मैं समझता हूं कि अच्छा, रिलैक्स किस तरह से करते हैं? रोटियां पका के, नहीं, कपड़े शपड़े? रिलैक्स कभी अच्छी मूवी देख के या कोई नहीं, काम घर का जो करवाते हैं मैं उससे घर का काम। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जो मैं आपकी बात कर रहा कि मेरी वाइफ को ये कंप्लेंट रहती है कि मैं घर का काम मैं उसका हाथ नहीं बटाता। उसकी वजह ये है कि देखे ना, अगर वो जो खवातीन होती हैं कहती हैं हम अपनी माँ की डाल थी, अपने घर पे तो काम बिल्कुल, करिए, तो बिल्कुल। भाई हम भी तो अपने माँ बाप के डाल लेते हैं, हमारी माँ कौन सा हमसे काम करवाती थी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम बेशुमार लाडले हैं जी, जिस तरह से उनके लाड उठाए जाते हैं हमारे भी तो उठाए हमारे जाते भी हैं। लाड। तो जरा भाभी अगर इस शो को देख रही हैं तो खूब क्लास लेंगी मुझे लगता है आज जाके हुसनैन भाई की। तो सर, मियाँ बीवी? मैं समझता हूँ कि द बेस्ट रिलेशनशिप ऑन अर्थ। बेस्ट रिलेशनशिप ऑन अर्थ। बच्चे? द मोस्ट लव इट ऑब्जेक्ट्स आई थिंक। जॉब? पैशन। पैशन। मनपसंद सियासतदान? बड़ा मुश्किल है बताना। बड़ा मुश्किल है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी बड़ा इस तरह के सवालों से घबराती है। वो डीसी साहब के साथ में मैंने शो किया, वो कहते हैं सियासत से हमें दूर ही रखा जाए तो बेहतर है। बेसिकली वी आर सर्वेंट्स टू द स्टेट। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी हम स्टेट को सर्व करेंगे। स्टेट को सर्व करेंगे, लेकिन एक पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है ना। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पोजीशन में अभी के वो भी बता सकते। मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं समझता हूँ कि मुझे इस गुज़िश्ता सेंचुरी में इसलिए नहीं कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान बनाया था, हमारे लीडर थे, ग्लोबली भी मैं देखूं कायद आज़म के स्टेचर का पॉलिटिशियन नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि अगर मैं कभी मुझे ऐसा मौका मिले कि यस पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना हो या पॉलिटिक्स में बंदे ने जाना हो, या अगर मैं ना सर्विस में होता और पॉलिटिक्स में होता, ही इज द आइडियल। वो ग्रेस, वो डिग्निटी, मैं समझता हूँ वो
लेकिन सर वहां की सियासत और उस दौर की सियासत और आज की सियासत जमीन आसमान मुझे लगता है आज भी ऐसा हो सकता है। आज भी कोई बंदा अगर बहुत ग्रेसफुल हो, बहुत डिग्निटी के साथ सियासत में लेकिन है, सर आजकल हमें भी जरूरत है इस वक्त लीडरशिप की। हर्डल्स बहुत ज्यादा, तब मेरा नहीं ख्याल उतनी हर्डल्स थी, तब हर्डल्स और तरह की थी, अब हर्डल्स और तरह की है। ठीक है। तो मौके की मुनासिबत से इंसान को चलना पड़ता है, और जब किसी ने सीट लेनी होती है तो बहुत सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, आपको भी पता है इस चीज का। अच्छा सर, मनपसंद खेल? हॉकी। हॉकी। सर खेलते भी रहे आई हैं? प्लेड इट इन माय स्टूडेंट लाइफ। अच्छा सर, हमारा एक और सेशन होता है रैपिड फायर क्वेश्चंस का। क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, 3 ऑप्शन दूंगा, उन तीनों में से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। आपके पास कोरोना की वैक्सीन है, 3 शख्स हैं जो कि कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, वो वैक्सीन आप किसे देंगे? राना सनाउल्लाह, मारवी मेमन, बिलावल भुट्टो। तीनों में से देनी है? तीनों में से एक को देनी है, किसे देंगे? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट, मारवी मेमन को देंगे जी। अच्छा, मूवी में बतौर एक्टर अगर आप आना चाहें, मूवी ऑफर होती है, बड़ा डायरेक्टर आपको कॉल करता है, हुसनैन साहब आपने बतौर हीरो कास्ट होना है, और आपको 3 ऑप्शंस दी जाती हैं कि इन तीनों में से किसी एक हीरोइन के साथ आप मूवी में कास्ट हो सकते हैं, तो किसके साथ होंगे? रीमा जी, मीरा जी, या महविश हयात? महविश हयात। हाय हाय, महविश हयात में हमारे सियासतदान हो जनाब, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, मनपसंद बन चुकी है महविश हयात। बाबर, अगर मैं ठीक कह रहा हूं, क्योंकि डीसी साहब के साथ भी मैंने शो किया था इसका, उन्होंने भी महविश हयात का नाम किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे उनके साथ किया, उन्होंने भी महविश। आखिरकार महविश हयात में है क्या, नजर क्या आता है? आपने जो ऑप्शंस दिए ना, वो देखिए रीमा जी और मीरा जी के तो हम अपने बचपन से देख रहे हैं। अच्छा, तो वो तो हमारे बचपन की फैंटेसी है। अच्छा, तो अच्छा। अब हमारे अब की एज के लिहाज से देखें तो फिर महविश हयात। महविश हयात है जी, ठीक है जी। अच्छा जी, लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं और स्पोर्ट्स कार है आपके पास, लॉन्ग ड्राइव में एक सीट पे आप बैठे हैं और एक सीट पे आपको किसी को बिठाना है, तो रास्ते में 3 खवातीन आपको नजर आती हैं, उन तीनों में से किसे साथ बिठा के गुफ्तगू करते हुए अपने साथ अपने डेस्टिनेशन की तरफ रवाना होंगे? आयमा बेग, मायरा खान और आयजा खान। इन तीनों में से आयमा खान, आयमा बेग, उसकी खास वजह? शी इज अ ब्रेनी लेडी। उसके वैसे आवाज भी अच्छी है, तो फिर रास्ते में गाने शाने सुनते जाएंगे। गिव अ गुड कंपनी, क्योंकि वो अच्छा गा सकती हैं, तो सफर जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। सफर अच्छा गुजर जाएगा। और फिर वैसे भी व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हर, शी इज द लेडी विद ब्रेन। मुलाकात हुई उससे? मैं उनके 1-2 शो में गया हूँ। शोज में गया, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया सर आपका आज के शो के अंदर आए, और बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू जो है वो आपके साथ रही। बाबर मुनीर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी शख्सियत को संवारें, तो उसके लिए आपका हेयर स्टाइल और इसके साथ साथ ड्रेसिंग बेहतरीन होनी चाहिए। मेरे हेयर स्टाइल की बात की जाए तो प्राइम हेयर क्लब, जबकि ड्रेसिंग जो है वो दर्जिया की जाम से की गई है। और अगर आप दर्जिया से परचेजिंग करना चाहते हैं तो उनकी आउटलेट चैनवर रोड पे मौजूद है, वहां पे जाएं, जबरदस्त से कुर्ते खरीदें, वेस्ट कोट्स और कोट्स खरीद के अपनी शख्सियत को 4 चांद लगा सकते हैं। हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं किचन की जानब और देखते हैं कि शेफ सलमान आज क्या तैयार कर रहे हैं और क्या बना के हमें खिला रहे हैं। भूख काफी लगी हुई है, और भूख के दौरान चटपटे खानों की स्मेल जो है अगर आपको मिल जाए तो आपके मुंह में पानी की नदियां बहना शुरू हो जाती हैं। कैसे हैं शेफ आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। शेफ क्या बनाने जा रहे हैं आज? हम बना रहे हैं अचार गोश्त, बड़ा ही स्पाइसी सा, मजे का, चटखारा सा। यम्मी यम्मी अचार गोश्त बनेगा आज, और गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां होंगी, साथ में होगी कोल्ड ड्रिंक। सुबहान अल्लाह जनाब अली, क्या कहना। रेसिपी बताई जाए इसकी कि किस तरह से इसे तैयार किया जाएगा, ताकि हमारी ऑडियंस जो देख रही है उनको पता चल सके कि इस खूबसूरत और लज्जत भरी डिश को किस तरह से तैयार किया जाएगा। रेसिपी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने चिकन ले लेना, चिकन को अच्छे से आपने वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद ये हमारा चिकन हमने वॉश कर लिया, इधर पड़ा हुआ है। उसके बाद इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताता जाऊं। इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको चाहिए टमाटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर और हरा धनिया और ग्रीन चिली, ये आपके इंग्रेडिएंट्स हो गए। स्पाइसेस बता दूं, स्पाइसेस ये मैं आपको दिखा दूं। स्पाइसेस हमारे ये पड़े हुए हैं। स्पाइसेस इसमें ऐड होंगे, सौंफ होगी, जीरा होगा, ये मिथरे के बी हैं,
ये अचार में भी डलते होते हैं, क्योंकि हम इसमें अचार नहीं डालेंगे। अचार इस वजह से नहीं डालेंगे, मोस्टली आप जिधर भी अचार गोश्त बना रहे होंगे या आपने खाया होगा वो आर्टिफिशियल मसालों के साथ बनाते हैं। वो जो बाजार से मिले होते हैं, मैं शुरू से ही कहता हूं कि आर्टिफिशियल मसाला जात यूज नहीं करने। आप कभी भी देख लीजिएगा कि उस पैकिंग के ना बैक साइड पे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आप देख लें वो सेम यही चीजें होते हैं, आप घर में इजीली बना सकते हैं। और कुछ नेचुरल से टेस्ट भी उस तरह का डेवलप होता है कि आपको खाने का मजा आता है। आर्टिफिशियल जरा प्रोसेस्ड होता है, इस वजह से उस तरह से टेस्ट नहीं मिल पाता है। आप देख रहे होंगे कि अभी आपको खुशबू आ रही होगी, नेचुरल खुशबू आ रही है, और सौंफ जीरा हर चीज नेचुरल। ये मेथरे के भी हैं, ये मेथरे के भी जाएंगे, इसमें कलवंजी होगी, सौंफ होगी, इसके बाद चिली फ्लैक्स हैं, रेड चिली है, गरम मसाला है, हल्दी है और खुश्क धनिया है। ये हमारे मसाला जात है। इसका हम बचाएंगे अचार मसाला। अचार मसाला बनाने के बाद हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको तरीका सारा बता दूं। सबसे पहले आपने पैन में गार्लिक जिंजर को ऐड करना है। गार्लिक जिंजर को ऐड करने के बाद उसमें चॉप्ड ऑनियन इधर पड़ा हुआ है, हमने चॉप्ड ऑनियन ऐड कर देना। फिर उसमें हमने चिकन को ऐड कर लेना है। चिकन को हम हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होगा। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट स्टेप में हमने पैन ले लेना, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करके फिर हमने उसमें टमाटो ऐड करना है। टमाटो की आप प्यूरी बना लें, चॉप कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। उसके बाद आपने पैन में डाल के उसको बनाना है, पकाना है। पकाने के बाद उसमें आपने योगर्ट ऐड कर लेना है। योगर्ट जब ऐड करेंगे आपने उसको पका लेना है, जैसे कि भुनाई हम करते रहे हैं। भुनाई होगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, फिर हमारा जो चिकन है हमने चिकन उसमें ऐड कर देना। चिकन ऐड करने के बाद जो हमारे स्पाइसेस हैं हमने स्पाइसेस ऐड करके उसको अच्छे से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाना है, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से पक जाएं। फिर इसकी फिलिंग होगी, ग्रीन चिली में फिलिंग होगी। ग्रीन चिली हमने ये थोड़े से बड़े साइज की ले ली है, इसको हम कट करेंगे। जो हमारा अचार मसाला होगा, हम अचार मसाले को इसके अंदर फिल करेंगे। फिल करने के बाद हम इसको चिकन में डाल देंगे, चिकन में थोड़ा सा बनाएंगे, और आप यकीन करें इतना मजे का ये चिकन बनेगा, आप खाएंगे याद करेंगे। मुझे तो रेसिपी सुन के बड़ा मजा आ रहा है, और यूं महसूस हो रहा है कि आज की जो रेसिपी बनाई जाएगी उसके बाद उसकी ग्रेवी जो हमारे हाथों पे उंगलियों पे लगेगी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बिल्कुल हनान, तो इसकी ग्रेवी क्या कहेंगे आज इसे हम किस में बनाएंगे? हबीब कुकिंग ऑयल में या हबीब कुकिंग ऑयल में ही बनाएंगे? हबीब कुकिंग ऑयल में बनाया जाएगा। नाज़रीन, हबीब कुकिंग ऑयल की अगर बात की जाए तो जनाब आली बड़ी ही जबरदस्त कुकिंग ऑयल है, और इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड है। कौन कौन से विटामिन मौजूद है वो भी आपको बता देते हैं। विटामिन ए जो कि आपकी विजन को, यानी आपकी आंखें, जिन आंखों से मैं आपको देख रहा हूं ना, इसको जरा तेज कर देती है। तो तेज नजर रखने के लिए आप हबीब कुकिंग ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करें। हबीब कुकिंग ऑयल के अंदर विटामिन डी भी मौजूद है, जो कि आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। यानी अगर आपको बोन स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए आप हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। इसमें जो विटामिन डी मौजूद है वो आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करके आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन ई आपकी ओवरऑल हेल्थ और इसके साथ साथ हेयर्स के लिए जरूरी है। फ्लॉ कैटलिस्ट इसमें मौजूद है, ऐसे पेशेंट्स जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनके लिए बेहतरीन चीज है। और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो कि इंतहाई जरूरी फैटी एसिड्स हैं हमारी बॉडी के लिए, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को बेहतरीन बनाते हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। और इसके साथ साथ हबीब बनास्पति भी यहां पे मौजूद है। जनाब यारी, डबल रिफाइन तरीके से इसे तैयार किया गया, और डबल रिफाइन तरीके से तैयार करने के साथ साथ इसके अंदर विटामिन का ब्लेंड भी है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई मौजूद है। और सबसे अहम चीज कि इसके अंदर ट्रांस फैट 1% से भी कम है। अब 1% से कम ट्रांस फैट होने की वजह से जो कि दिल के मरीज हैं उनके लिए बेहतरीन बनास्पति घी जो है वो हबीब बनास्पति घी है। और मार्केट के अंदर जो मिलने वाले आम बनास्पति घी होता है उनके अंदर 20% के करीब ट्रांस फैट मौजूद होता है, और वो वजह बनती है बाद में जाके नालियों में जमने और हार्ट अटैक की। इसलिए अगर आपने अपनी हेल्थ को बेहतर रखना है तो उसके लिए आप हबीब बनास्पति का इंतखाब करें, क्योंकि ये बेधड़क जीने वालों के लिए है। तो मैं चाहता हूं आपने जो रेसिपी बताई उसमें रेसिपी के साथ साथ जो स्पाइसेस ऐड किए जाएंगे उनकी क्वांटिटी भी बता दें। हम कितना चिकन है जो कि आज तैयार करने जा रहे हैं उस हिसाब से रेसिपी बताएं, ताकि जो हमारी ऑडियंस देखती है उनको कोई कंफ्यूजन ना हो सके। जी, आपने चिकन ले लेना 800 ग्राम। 800 ग्राम आपने चिकन ले लेना, उसमें ऑनियन ऐड होंगे 400 ग्राम। 400 ग्राम ही उसमें टमाटो ऐड होंगे। ये तो हो गए आपके इंग्रेडिएंट्स। स्पाइसेस आपको बता दूं, स्पाइसेस आपने एक मिक्सचर रेडी करना है। मिक्सचर मैं बता दूं, क्वांटिटी उसकी बता दे तो आपने एक छोटा सा बाउल ले लेना है। बाउल में आपने सौंफ ऐड करनी है, 3 टेबलस्पून सौंफ ऐड करनी है, 1 टेबलस्पून इसमें कलौंजी ऐड करनी है,
1 टेबलस्पून आपने ये जो मिथरे के बी हैं वो ऐड करने हैं। 2 टेबलस्पून आपने इसमें जीरा ऐड करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून आपने क्रश चिली जो रेड पेपर होती है वो ऐड करने हैं। फॉर टेस्ट आपने इसमें साल्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें गरम मसाला और 1 टेबलस्पून ही इसमें खुश्क धनिया ऐड करना है। जब आपका ये बाउल में आप डाल लेंगे ना, फिर आपने इसमें लेमन जूस डालना है। लेमन जूस डालने के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है, स्क्वीज कर देना है, इसको जरा मिक्स कर देना है ताकि मजेदार सा तैयार मजेदार सा आ जाएगा और इसकी अरोमा बहुत ज्यादा उठेगी। अच्छा, मैं बड़ा एक्साइटेड हो रहा हूँ आपकी रेसिपी सुन के। ये है ही बहुत मजे की, आप खाएंगे आपको मजा आएगा। मजा आएगा, ऊपर से शेफ सलमान बना रहे हो तो मजे की बात तो होगी। तो मैं चाहता हूँ शेफ सलमान आप इसे कंटिन्यू करें और जल्दी जल्दी बनाएं ताकि हम इसे खा भी सकें। उतनी देर हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद है, उनकी तरफ भी चलूंगा, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ आज न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो कि मौजूद होंगे और स्पेशली लाहौर से हमारे शो के लिए हमारे पास आए हैं। तो हमारे साथ जो हैं वो मुदस्सर मौजूद हैं जो कि फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके साथ साथ सीईओ हैं फिटनेस प्रो के और लेक्चरर हैं लम्स के अंदर। तो वेलकम करते हैं मुदस्सर आपको। मुदस्सर, सबसे पहले तो खाने जो खाए जाते हैं आमतौर पे उसकी अफादियत तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। अब नुकसानात कैसे होते हैं कि ओवर ईटिंग हो जाती है। बिल्कुल ओवर ईटिंग के साथ साथ आप जंक फूड की तरफ जाते हैं, पिज्जा, बर्गर और इस तरह की बहुत सारी चीजें। मन ललचाता है इन चीजों को खाने के लिए। आपके टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं जंक फूड अगर आप ज्यादा खाते हैं। तो जब फिर खाने को नहीं मिलता तो रोना भी आता है। बहुत सारे लोग डाइट पे जब आते हैं लिटरली वो रो रहे होते हैं। उनको ऐसे लगता है कि प्यार जो है ना वो एक बिछड़ गया है। प्यार बिछड़ गया। फूड जो है ना, फूड समटाइम ऐसे लगता है कि आपका प्यार, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जब वो इस तरह की कुछ मजे, बच्चे देखे होंगे स्पेशली, जब उनको जंक फूड या इस तरह का मजे या मीठा खाने से आप मना करते हैं या ना मिले तो उनको एक बहुत सी उदासी सी फीलिंग होती है, क्योंकि फूड आपकी फीलिंग्स के साथ अटैच है। तो लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए फूड का सहारा लेते हैं। आप डिप्रेशन में हैं, आप स्ट्रेस्ड हैं, बिल्कुल डिप्रेशन में जब होता है बंदा वो समटाइम आप हैप्पी भी हैं। आपने देखा होगा, अगर आप लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, कहते हैं चलो खाने पे चलते हैं, आज जरा मटन कढ़ाई बनाई जाए, आज जरा पिज्जा खा के आ जाए एक्स्ट्रा टॉपिंग्स के एक्स्ट्रा साथ, टॉपिंग के साथ, और वो इतना खाया जाता है कि जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता। तो अगर आपकी फैमिली में, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने स्टार्ट किया कि अगर आपकी फैमिली में बच्चों में या बड़ों में जो बंदा मेल या फीमेल अगर बहुत ज्यादा खा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा, अगर मेल के अंदर इसको मैस्कुलैरिटी बोलते हैं, कहते हैं यार तू बंदा ही नहीं जब तक तू खाएगा नहीं ज्यादा, लेकिन ये उल्ट होता है। वो बंदा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में ये साबित करने के लिए कि मैं जब तक ज्यादा खाऊंगा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, लक्कड़ अदम पत्थर अदम वाला काम है। वो अंदर से पता चलता है कि महीने के बाद वो कहीं हॉस्पिटल में पड़ा होता है, उसका पेट बाहर आ रहा होता है और ये बहुत डेंजरस है। तो उस चीज़ में आपने इस चीज़ की बहुत इख्तियार रखनी है कि अगर फैमिली में आपके बच्चे स्पेशली ऐसे हैं जो कि जंक फूड खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने उनको सिर्फ राइट वे मना नहीं करना। देयर आर फ्यू स्ट्रेटजीज जो होती हैं, उसमें आपने उनको स्लो ईटिंग की तरफ लेके आना है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत आपको पता है बेहतर है कि स्लो खाना, आहिस्ता खाना, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद। और ये हम अपने क्लाइंट्स को, तकरीबन हमारे क्लाइंट्स ने बहुत ज़्यादा 30-40 kg कम किया सिर्फ इस छोटी सी हैबिट को फॉलो करके। अच्छा, ये फैट का सिस्टम जो आजकल लॉकडाउन की वजह से घरों में लोग मुंजमद होकर रह गए हैं, घरों के अंदर बंद हैं, तो फैट बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर आ रहा है, लोअर बेली पे, बिल्कुल आपकी इनर थाइस के ऊपर, खासतौर पे खवातीन जो हैं वो इस हवाले से बड़ी परेशान है कि घर के अंदर रह के कौन सी डाइट है जो कि इस्तेमाल करें और मैजिकल इफेक्ट्स उससे आए, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज कौन सी की जाए, कैलोरीज कैसे बर्न की जाए, कीटो डाइट की तरफ जाना है या आपने नॉर्मल डाइट में ही अपना प्लान थोड़ा सा चेंज करना है, बॉडी फैट कितना है उस हिसाब से डाइट का प्लान क्या होगा। ये तमाम चीजें बड़ी खवातीन जो हैं कॉन्शियस होती हैं इनको लेकर। बिल्कुल, जब तक बॉडी में कुछ एरियाज ऐसे होती हैं जिसको हम बोलते हैं एब नॉर्मल फैट है, इसको स्टबन फैट भी बोलते हैं, और इसको ऑड जगह पे फैट स्टोर होना। आपने देखा अगर तो आपका फैट बॉडी में ओवरऑल स्टोर है, मतलब फेस पे भी है, थाइस पे, लेग्स पे भी है, आर्म पे भी है, तो इसको ओबेसिटी, नॉर्मल ओबेसिटी है। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं ऊपर से स्लिम होते हैं लेकिन टमी ज्यादा होती है, बहुत सारे लोग ऊपर से स्लिम होते हैं, थाई ज्यादा होती है, बहुत सारे लोगों की थाई बहुत, टांगे बहुत पतली होती है, ऊपर से वो चौड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों के आर्म या खवातीन के बहुत चौड़े होते हैं, वो उनको यही परेशानी है। अच्छा, हमारे जो कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है ना, बाजू भी पतले होते हैं, टांगे भी पतली होती हैं,
चेस्ट भी पतली होती है और पेट बहुत बड़ा पेट होता है। बहुत बाहर आता है। तो इसको किस तरह से जनाब कंट्रोल किया जाए? लोअर बैली की फैट तो उसे झाड़ना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं खाला है। जी का वारा है। उसके लिए 3 हम स्टार्ट करने की, लोअर टम्मी, आपने जैसे बात की, लोअर टम्मी का फैट 3 रीजन होती है। एक रीजन होती है कि वो आपके ऊपर स्ट्रेस है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आपकी बॉडी में भी स्ट्रेस है, और आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस हो सकता है किसी भी डाइट का, हार्डकोर एक्सरसाइज का, आपकी बॉडी पे स्ट्रेस हो सकता है किसी किस्म की, इस तरह की आप कैलोरीज कम खा रहे हैं। अगर लाइफ का स्ट्रेस भी हो सकता है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस या कोई बीवी से या फैमिली में कोई झगड़ा हो सकता है। ये तो एक क्लियर कट एग्जांपल है। अगर आपका टमी पे बहुत ज़्यादा फैट स्टोर है, उसके लिए आप कोशिश करें कि अपने डाइट के अंदर अपने प्रोटीन्स बढ़ाने। प्रोटीन किसके अंदर होते हैं? अपनी लंच एग्स या के अंदर डिनर, प्रोटीन्स हैं, आपके एग चिकन ले के सकते अंदर हैं, मौजूद हैं। चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, ट्यूना है, टर्की है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप मीट लवर नहीं हैं तो फिर आप वाइट चना, रेड बीन्स, स्पिनिच, ब्रोकली, इनके अंदर अच्छा, आपको यहाँ मिलेगा। पे एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा मैं कि कहा जाता है कि नॉर्मली एक शख्स को एक डाइट के अंदर, एक मील के अंदर कम से कम 24 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेना रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल। ताकि आपका मसल मास मेंटेन रहे और वो आपके फैट को भी डिक्रीज करती है अगर आप कीटो पे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आपको 24 ग्राम प्रोटीन हासिल किस सोर्स से करनी है? क्योंकि अगर चिकन का जो है वो एक पीस लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन होती है। उसे पूरा करने के लिए 3-4 आपको मील लेने पड़ेंगे चिकन के। नहीं, तो इसको स्मार्टली प्ले कैसे किया जाए? स्मार्टली देखिए, हम अगर बात करते हैं हमारी जनरल आवाम की, जो कि मेजोरिटी है, वन तो जो अगर आपको एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। आई डोंट सजेस्ट दोस्त, क्योंकि हमारी जो मेजोरिटी ऑफ लोग हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं यूज करते। 4 या 5 एग वाइट्स हैं, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 20 to 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन। हाँ, मतलब ठीक है। एक एग वाइट में Egg white। तकरीबन 3.5 या 4.5। 4 एवरेज कर ले। लेकिन अगर एक फिले, जो ब्रेस्ट पीस का फिले होता है, ये एक स्टेक साइज मीट होता है, वो मटन का हो जाए, चिकन का हो जाए, आई से एक स्टेक साइज, बोनलेस, वेरी सिंपल हैंड पोर्शन साइज Hand है। portion होता आपको सिंपल कोई कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए कैलोरीज काउंट करना इज वेरी हार्ड, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप डेली बेस खाने के ऊपर बैठ के आप अच्छा, कर फिर रहे हैं। कंज्यूम करना अलग से और उसको बर्न करने के लिए टेंशन अलग से होती है। टेंशन लाए तो एक सिंपल आपका हाथ, जो पाम साइज है, आप इसको हाथ को पकड़ें, आप मेल के लिए 2 पाम साइज सिंपल, फीमेल के लिए 1 पाम साइज, एक मील के अंदर। फॉर एग्जांपल आप लंच में एक स्टेक का साइज के मीट के इक्वल आप कोई ना कोई पोर्शन ले लें, और डिनर में भी आपने मील के साथ ले लें, तो सिंपल, आपको कैलोरीज काउंट करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स है, जो कि टमी फैट की हम बात कर रहे थे, कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस कम करें। अब स्ट्रेस कम करने का ये मतलब है, लोग समझते हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो किसी झगड़े की वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं है। आप अगर 7-7 दिन वर्कआउट कर रहे हैं और 7-7 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, वो भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस है, तो आपको 7 की बजाय 5 दिन पे आना पड़ेगा। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं, आपने खाना छोड़ा हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे, वो भी बॉडी के ऊपर एक स्ट्रेस है, आपको उसको भी छोड़ के वापस आना पड़ेगा। तो इसको, वो भी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स के अंदर आता है। अच्छा, हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि डाइट जो होता है, जब डाइटिंग पे आता है, खाना छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब ये मिसकॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, और इस मिसकॉन्सेप्ट की वजह से वेट कम लॉस करते हैं और कमजोरी ज्यादा करवा लेते हैं। कमजोरी, बिल्कुल। अब इसको, मिसकॉन्सेप्ट को किस तरह से दूर किया जाए? जो खवातीन घर के अंदर बैठी हमारा शो देखती हैं, अगर वो अपने फैट को कम करना चाहती हैं, बॉडी फैट को, तो उनको कौन सी डाइट प्लान को फॉलो करना चाहिए, क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा। सपोज एक फीमेल है कि उनका 80 kg वेट है, तो 80 kg वेट से वो 60 की तरफ आना चाह रही हैं, तो उसके लिए क्या प्लान होगा? अच्छा ना, इसके थोड़ा सा हमने फैसलाबाद की कम्युनिटी स्पेशली, क्योंकि फैसलाबाद से 5-6 साल से लाहौर आते हैं डायरेक्ट मेरे पास क्लाइंट्स यहाँ से, और मैं यहाँ प्राइम केयर में जब अपॉइंटमेंट्स ले रहा था, तो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी यहाँ पे जब मेरे पास आई, तो उनका एक ही इशू होता है कि मुदस्सर हमें जल्दी से वज़न कम करना है। और ये सिर्फ फैसलाबाद का नहीं, ये यूनिवर्सल, हर खवातीन का मेजोरिटी एक क्विक ऑप्शन होता है कि मुझे जल्दी से वेट, कोई डाइट बता दो। तो ये, इसके पीछे, बजाय इसके कि हम डाइट बताएं, इसके पीछे जो माइंड सेट काम कर रहा है वो ये है कि हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। मतलब हम सुबह उठें तो हम एक हसीन परी की तरह नजर आएं। हाँ, लेकिन हम रात को 5-5 किलो कढ़ाइयाँ मंगवा के खाएं, ठीक है, और हमारा वजन जो है ना वो भी कम, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि यू नीड टू लूज वेट, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की थी, कमजोरी ना हो। हम जो सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं और डाइट करते हैं,
वो असल में हम अपनी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं। डिहाइड्रेट हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कैलोरीज कम हो जाती हैं, तो विटामिन्स नहीं, मल्टीविटामिन्स नहीं मिल पाते हमें। और स्पेशली फीमेल्स घरों पे लड़ती ज्यादा हैं। फिर अगर उन हस्बैंड के लिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ जो है घर पे ज्यादा ना लड़े, तो अपनी बीवी को टाइम पे खाना खिलाया करें। बीवी को टाइम पे खाना खिलाया करें जी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मुदस्सर मौजूद हैं और गुफ्तगू जो है फिटनेस के हवाले से की जा रही थी, तो मैं चाहता हूं मजीद गुफ्तगू की जाए। अच्छा मुदस्सर, इस हवाले से बताइएगा कि अगर फैट कम करना है तो साइकिल चेंज करने के बाद डाइट को किस तरह से फॉलो किया जाएगा? अच्छा, डाइट में नॉर्मली हमारे सबसे पहले लोग करते हैं कि जी नाश्ता छोड़ देते हैं या लंच छोड़ देते हैं या कोई मील छोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं उन्हें कहता हूं कि नाश्ता टाइम पे करें। टाइम नाश्ता एक टाइमिंग, क्यों आपने देखा होगा कि आप फजर के टाइम जोहर नहीं पढ़ सकते, जोहर के टाइम असर नहीं पढ़ सकते। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। वक्त है, ठीक है। अगर नमाजों का वक्त के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है, इस तरह हमारी बॉडी के क्लॉक्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीपिंग क्लॉक एंड फूड क्लॉक। खाने का टाइम और राइट फूड दोनों का कॉम्बिनेशन। ये नहीं कि आप सुबह उठ के चाय पी रहे हैं। मैं एक बड़ी चीज बताना चाहता हूँ कि डाइट में अगर आप समझते हैं तो सुबह चाय के साथ एक अंडा बॉयल खा लिया, ये फाका है, वो गुजारा है। आपको एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट चाहिए और राइट टाइम पे चाहिए। आजकल कोरोना में लोगों की रूटीन है कि लेट सोने की, लेट उठने की। सबसे पहले मैं ये नहीं कह रहा सुबह 6 बजे उठें, 8, 9, 10 बजे के दरमियान एक डेली टाइम रखें। नो मैटर व्हाट, 9 बजे तक उठ जाएं, अपना नाश्ता करें। उसके अंदर आप 3 से 4 ऑप्शन दे सकते हैं, बड़े इजी। टोस्ट ले सकते हैं, अब यहाँ पे आपको होल ग्रेन, मल्टीग्रेन या ब्राउन ब्रेड कोई भी अवेलेबल है। उसके साथ आप एग ले लें, ऑमलेट ले लें, फ्राइड ले लें, स्क्रैम्बल ले लें। बॉयल आप डेली खाएंगे तो बोर हो जाएगा। अगर इस्तेमाल ओट्स इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। लेकिन अगर वो भी आप खाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। साथ में आप उसकी कोई नट्स ले लें या चीज़ या पीनट बटर इज अ गुड ऑप्शन। ग्रीन टी और टी, ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। अच्छा, वैसे चीज के हवाले से क्या कहेंगे? चीज फैट कॉज करती है या ये प्रोटीन सोर्स है? नहीं, इसमें जो कॉटेज चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल, ठीक है। लेकिन अगर फुल आप फैट चीज़ लेंगे तो हेल्दी फैट है। तो पहले या 10 साल पहले आया था जी फैट नहीं लेना चाहिए आपको, लेकिन अब साइंस ये कहती है कि देसी जो घी है वो सबसे अच्छा है। लेकिन 10 साल पहले कहते थे कि अच्छा नहीं है। तो चीज़ फर्मेंटेड फूड है। तो दुनिया में अब साइंस ये कहती है जो कि फर्मेंटेशन जो होती है, आपका अचार है, लस्सी है, योगर्ट है, कीफर है, ये वाले इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जिसको जो आपके गट बैक्टीरिया को डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। तो मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ कि जैसे हमारी दादियाँ अचार देती थी, तो खाने के साथ अचार लाजमी खाया करें अगर आपको स्टमक का इशू है, ठीक है। लस्सी जो है, योगर्ट जो है, चीज़ उसमें एक एग्जांपल है। तो जितने भी फर्मेंटेशन है, ये प्रोसेस हमारी गट हेल्थ को, स्टमक को, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। तो ब्रेकफास्ट राइट टाइम पे, सुबह 9 से 10 बजे के दरमियान। चाय पी लेना, सिर्फ एक सेब खा लेना ब्रेकफास्ट नहीं है। मैं स्पेशली फीमेल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फीमेल्स में कैल्शियम की कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी भी काफी होती है। कैल्शियम को भी अब्जॉर्ब करना चाहिए इनको, और ऐसे सोर्स ऑफ फूड लेना चाहिए जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो। बिल्कुल। तो आप जो बता रहे थे मील लेने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद स्नैक्स का टाइम हो जाता है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट भी होता है कि ये कहा जाता है कि खाना जो है वो कम खाएं लेकिन मील्स को बढ़ा लिया जाए। मतलब एक ही वक्त में बहुत सारा खाना खा लेना और वक्फे वक्फे से खाना खाने में बहुत फर्क होता है। और अगर वक्फे वक्फे से खाना खाने की स्ट्रेटजीज को अपना लिया जाए, मतलब एक टाइम में अगर ब्रेकफास्ट करते हैं उसके कुछ देर बाद स्नैक्स ले लें, उसके बाद लंच कर लें, फिर स्नैक्स लें, फिर डिनर कर लें, उससे 5 मील्स के साथ आप दिन भर जो है हेल्दी भी रहेंगे और फैट भी लॉस कर सकेंगे। अनाद, एक इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि 6 मील्स अ डे, 3 मील्स एंड 2 स्नैक्स, लाइक 5 मील्स अ डे हो गए इज अ गुड ऑप्शन, या 3 मील्स अ डे या 1 मील अ डे। तीनों ही ऑप्शन ठीक है। देयर इज नो बेटर ऑप्शन कि आप 3 मील्स खाएं और स्नैक खाएं तो आप वेट कम करेंगे। ये भी ठीक नहीं है कि आप सिर्फ 3 मील्स खाएं तो आप वेट कम करेंगे और 1 मील खाएं तो आपका वेट नहीं कम होगा। ये तीनों स्ट्रेटेजी साइंटिफिकली प्रूवन है, तीनों मेल्स के लिए। हाँ, मेल्स के लिए 1 या 2 मील दिन में खाना इज अ वेरी गुड ऑप्शन। वाई? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेल्स क्या करते हैं, जब वो नाश्ता हैवी करते हैं, लंच करते हैं, उनको नींद आती है,
आपने अक्सर देखा होगा काम करते हुए यू फील लेजी, यू फील डाउन जब आप स्टमक आपका फुल हो। वो जरा शुगर को वो तोड़ रहे होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट, बिल्कुल ऐसे ही आप जरा थोड़ा नास्टी फील करते हैं। और हाँ, तो मेल्स के, हाँ फीमेल्स के लिए राइट टाइम पे 3 मील्स पर डे मेजोरिटी ऑफ द पीपल इज अ वेरी गुड ऑप्शन, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। हाँ, दरमियान में जो स्नैक्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं, वो जरूरी नहीं है। हमारे स्नैक्स तब चलते हैं या क्रेविंग जब हमें होती है जब हमारा ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं होता। अगर आप ब्रेकफास्ट हेल्दी लेंगे, प्रॉपर लेंगे, तो फिर आपको स्नैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्नैक की जरूरत तब पड़ती है जब आप ब्रेकफास्ट में सिर्फ आपने एक टोस्ट खाया, चाय पी, या सिर्फ चाय पी, सुबह उठे चाय पी, तो फिर 2 घंटे बाद आपको भूख लगेगी। लंच के ऑप्शन के अंदर और डिनर के ऑप्शन के अंदर जब आपने मील टाइमिंग की बात करी, तो तीनों ही ऑप्शंस ठीक है। डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी चॉइस क्या है, आपकी कोई जॉब है, कोई वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तीनों ऑप्शन बेहतर है। अच्छा, खास तौर पे मौजूदा मौसमी सूरत हाल की बात की जाए तो गर्मी काफी ज्यादा है। इस गर्मी के अंदर कौन से ऐसे ड्रिंक्स हैं जिनका इस्तेमाल घरेलू चीजों को इस्तेमाल करके किया जाए तो उससे डिहाइड्रेशन से भी बचा जा सकता है और आपकी हेल्थ पे भी बेहतर इफेक्ट्स पड़ेंगे, बॉडी भी डिटॉक्सिफाई आप कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ डिटॉक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। अगर मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो ये समझते हैं कि पानी की बॉटल नेस्ले की, अगर मैं उसके अंदर 2-3 कोकम्बर डालूं, कोई पाउडर डाल दूँ और उसके ऊपर लिखूँ कि ये डिटॉक्स है और आपको इससे 30 kg कम होगा और ये 70,000 की प्रोडक्ट है और आपने पूरा फौरन 3 से महीने खरीद ली जाएगी, वो ऐसा खरीदेंगे। लेकिन वो एक डॉक्टर के पास जाके, न्यूट्रिशनिस्ट के पास के, वो आसान तरीका बता देता है ना कि आप ये काम करें और इससे बेहतर होगा, लेकिन उसने बिजनेस भी कर लिया और उसने आपकी हेल्थ भी तबाह कर ली। रिसर्च ये कहती है कि इस सारे डिटॉक्स का नुकसान होता है आपको, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगेन वो क्विक शॉर्टकट मेंटेलिटी थी, वो खरीदेंगे। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि ये पानी जो है वो डेली आपने प्लेन वाटर 7 to 10 ग्लासेस पर डे पिए, सबसे अच्छा नेचुरल डिटॉक्स है। ठीक है, सबसे पहले समर के अंदर 7 to 9 और मैक्सिमम 10 ग्लासेस वेरी गुड ऑप्शन डेली वाटर इनटेक। अगर आप नहीं पीते, नहीं दिल करता, तो फिर क्या ऑप्शन है? फिर उसके अंदर लेमन डाल लें, फिर फ्रेश जूसेस हैं आपके पास ऑप्शन, डिफरेंट सीजनल फ्रूट्स हैं आपके पास, आप उनकी स्मूदीज बना के, आप उनकी डिफरेंट ऑरेंजेस हैं, स्ट्रॉबेरीज है, आजकल मैंगो आया हुआ है, इसके अलावा अनार है, आप इनके जूसेस जितने डेली बनाएंगे आपको विटामिन सी मिलेगा, आपको विटामिन डी मिलेगा, आपको डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपको वेजिटेबल और फ्रूट से हासिल हो सकते हैं। शेफ सलमान की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि कहां तक काम पहुंच गया। शेफ, कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है? ऑलमोस्ट हमारा हाफ तो कंप्लीट हो चुका हुआ है। ग्रेवी अब हमने मेथड स्टार्ट कर दिया हुआ है। स्पाइसेस जो थे वो भी हमने बना के इधर रख लिए हुए हैं, जो हम बता रहे थे कि अचार मसाला बनाना था वो भी रेडी हो गया। हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम चिकन को बनाएंगे। चिकन को ब्राउन करने के बाद हमारा जो मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था, नेक्स्ट मेथड पे आएंगे। उसके बाद हमने गार्लिक जिंजर को सोते करना है, टमाटो ऐड करना है, योगर्ट ऐड करना है। योगर्ट ऐड करने के बाद उसकी बुनाई कर लेनी है। बुनाई होने के बाद जो चिकन होगा हमारा, ऑनियन होगा, उसमें ऐड कर लेंगे। फिर जो हमारे स्पाइसेस अचार गोश्त वगैरह हैं वो भी उसमें ऐड करके उसको पका लेंगे। अच्छा, ये भी दिखा दूं, इसकी फिलिंग मैंने कर ली है। ऐसे ग्रीन चिली को आपने हल्का सा कट लगा के जो आपका मसाला जात होंगे वो उसके अंदर ऐड कर लेने हैं। उसके बाद गार्निश आपने करनी है। अच्छा, ये मिर्चें जो होंगी इसी तरह साबुत डाल दी जाएंगी उस चिकन के अंदर जो तैयार? जी बिल्कुल। इसके साथ ये होगा कि ग्रीन चिली का एक टेस्ट आएगा, ग्रीन चिली की खुशबू आएगी और जिसके अंदर मसाला जाता है वो भी चिकन के साथ ना अटैच होंगे। ग्रेवी जो बनेगी वो फिर टेस्टी होगी जरा। जी बिल्कुल, बहुत टेस्टी होगी। और मैं चाहता हूँ आप जरा जल्दी हाथ चला लें क्योंकि वक्त कम रह गया है। इसके बाद एक ही ब्रेक है और ब्रेक के बाद हमें इसे प्रेजेंट भी करना होगा, इसलिए जल्दी जल्दी जरा तैयार कर लें इसे। क्या कहेंगे मुदस्सर, घरों के अंदर कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ बड़ी बनाई जाती हैं और आगे आ भी रही है ईद, तो ईद के ऊपर ओवर ईटिंग का सिस्टम बड़ा स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे वो वाले लोग जो कि स्पेशली ईद पे कम से कम 2-3 हफ्ते का मीट स्टोर करते हैं और फिर वो डेली कहते हैं नाश्ता भी उसी से करना है, लंच भी उसी से करना है और फिर डिनर भी उसी से करना है। फिर बाद में वो 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद जब आपने देखा रेशोज हमारे लाहौर में हॉस्पिटल्स में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के सारे पेशेंट जो है ना रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो आप मीट खाएं, इसके अंदर कोई बुराई नहीं है, मीट अच्छा है, मीट आपको हेल्दी प्रोटीन देता है। आपको अगर बीफ खाते हैं, मटन खाते हैं, आपको लेकिन उसके साथ वेजीज प्रॉपर होने चाहिए। वेजीज, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हम ये कोशिश करते हैं कि हम 2-2 पराठे खाएं, साथ में नान खाएं, हलवे खाएं, मीठा खाएं,
अच्छा, वो कहते हैं कि 5 कलर्स ऐड करने चाहिए अपनी डाइट 5 कलर्स, ये 5 कलर्स कैसे ऐड करें? हाँ अनान, ये लेकिन इसका जवाब लूंगा आपसे ब्रेक के बाद। ब्रेक का वक्त हो गया, तो ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ मुद्दस्सर मौजूद हैं और ब्रेक से पहले मैं जा रहा था कि जो सवाल किया था उसका जवाब। हाँ 5 कलर्स की आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने रेनबो देखे? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। 7, बचपन में हमने सुना हुआ है। तो हमेशा जब भी सैलड लोग खाते हैं, ये मैं अटेंशन लेके जाऊंगा वेजिटेबल्स की तरफ। हमारे यहाँ हम समझते हैं कि हमने खाने के साथ एक कुकुम्बर खा लिया तो हमने सैलड खा लिया, हमने बहुत आसान कर लिया, हम हेल्दी खा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इमेजिन करें कि किसको एक कलर से दुनिया में पसंद है। वी हैव डिफरेंट कलर। रेनबो के अंदर एटलीस्ट जो आपने डेली सैलड लेना है, हम क्लाइंट्स को ये कहते हैं कि एटलीस्ट 5 कलर रेनबो कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स खाने। 7 ना खाएं, लेकिन अब एटलीस्ट जैसे एप्पल है वो रेड हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और इसके अलावा जो ब्रोकली आप यूज कर सकते हैं। ब्रोकली। और ब्रोकली के अलावा अनियन देखा, टोमेटो देखा, कैबेज देखा, ऑलिव्स देखे, कॉर्न देखे। आप कभी सबवे गए हो तो आपने देखा कि मल्टीपल कलर्स के वेजिटेबल्स पड़ी हैं। तो आपने जब भी सैलड खाना है तो मेक श्योर कि एक कुकम्बर डेली नहीं खाना, वो सैलड नहीं है आपका। वो आपको ऑनियन भी लेना है, आपने अनियन भी लेना है और धनिया भी लेना धनिया है। भी लेना है। इसका ये मतलब है कि मोर कलर्स इज इक्वल टू मोर विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, व्हेन यू ईट मोर कलर्स वेजिटेबल्स, आपकी बॉडी की जो वेजिटेबल्स की और विटामिन लेवल है जो है वो पूरा हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे आपको, Yes. मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स उसमें से। मिलेंगे, और ये कैल्शियम, बहुत पोटाशियम इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज हमारे माशरे के अंदर वो देखने को मिलती है कि यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है माइक्रो और माइक्रो को इग्नोर कर दिया जाता है, जो कि बहुत ज्यादती की जाती है अपनी बॉडी के साथ। माइक्रो बल्कि मेरा ख्याल है ज्यादा जरूरी है मैक्रो न्यूट्रिएंट से। उसकी वजह नान ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली आपके प्रोटीन, कार्बोफैट है। आपकी रोटी चावल हो गया, ये आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जो कि हमारे पास्ता हो गया, और चिकन, मटन, बीफ, एग्स हो गई, हमारी प्रोटीन्स होगी। फैट के अंदर आपके ऑयल्स आ जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि इसका फायदा क्या है। वो बेसिकली विटामिन एंड मिनरल्स अगर आप नहीं खाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड खाते हैं 1 महीना पूरा विदाउट किसी के साथ, तो आप नहीं खा सकते। आप 1 हफ्ते के बाद या 3 दिन के बाद फेड अप आ जाएंगे। रोटी अकेली नहीं खा सकते। हमें ये कॉम्बिनेशन के अंदर चाहिए मैक्रोस के साथ। और माइक्रो इस सब को एज ए इसकी डाइजेशन में, इसको प्रोसेस करने में, और हमारी बॉडी की जो डिफरेंट नीड्स हैं उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो वो एग्जांपल इसकी ऐसे ही कि गाड़ी है, उसकी जो बॉडी है वो हमारी प्रोटीन्स है, जो उसका फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका इंजन है जो फैट्स है। लेकिन उसके जो लुब्रिकेंट्स हैं, आप 1 महीने के बाद उसका ऑयल चेंज नहीं करेंगे, अगर आप उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस वैसी शो नहीं करेगा जिस करनी चाहिए। और खास तौर पे ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां जो कि एथलेटिक्स में हैं और जो फिटनेस के अंदर है, उनको तो इन चीजों की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरत है। और हमारे यहाँ पे फिटनेस ट्रेंड तो है, लेकिन डाइट ट्रेंड नहीं। डाइट ट्रेंड नहीं, एक्सरसाइज ट्रेंड है कि हमें ये बहुत ज्यादा होता है। मैं अपना फिटनेस स्टूडियो जी DHA में, वी हैव स्टूडियो, हमारा फेज 6 में है लाहौर में। तो हमारे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, खवातीन आती हैं। उनका एक ही पर्पज होता है कि हमें एक्सरसाइज ऐसी बता दो कि वेट कम हो जाए, हमें कोई ऐसा ट्रिक बता दो वेट कम हो जाए। जो लोग फिटनेस के अंदर हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, चाहे बड़े बड़े एथलीट्स भी हैं, वो एक्सरसाइज जितनी मर्जी अच्छी कर लें, लेकिन उनकी 3 मैं बेसिक कैटेगरी बताता हूँ कि आपकी फिजिकल फिटनेस कैसे अचीव होती है। देयर 3 डायमेंशंस। नंबर 1 आपकी डाइट, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस अचीव नहीं हो सकती अगर आपको डाइट ठीक ना हो। नंबर 2 प्रॉपर एक्सरसाइज रेगुलर। आप चाहे 6 दिन एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन बाकी 2 एलिमेंट मिसिंग है तो आप फिजिकल फिट नहीं है। नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं डाइट और हालांकि लोग मुझसे पूछते हैं डाइट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, इन दोनों से एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है रेस्ट एंड रिकवरी। आप डाइट भी कर लेते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप रेस्ट नहीं दे रहे में जब जाएंगे ही नहीं तो उसका फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप वेट उठाते हैं तो आपके वीक मसल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, उसकी जगह स्ट्रांग नहीं आना होता है। उसके लिए 48 आवर्स का आपको कम से कम गैप चाहिए, स्लीप चाहिए, और जो रेस्ट एंड रिकवरी है, ये तीनों पिलर्स अचीव होंगे तो आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से आपकी डाइट मिसिंग है अगेन, तो आपका एक पिलर मिसिंग है। एक्सरसाइज मिसिंग है,
तो एक पिलर मिसिंग है। विच मीन आपकी फिटनेस कमजोर होगी अगर फिटनेस एक कमजोर पिलर है। को आप निकालेंगे। आप एक्सरसाइज बहुत अच्छी करेंगे लेकिन आपको क्रैम्प्स पड़े रहेंगे। आप वॉक बहुत अच्छी करेंगे लेकिन जब सुबह उठेंगे तो लेथार्जिक उठेंगे, आप एक्टिव नहीं उठेंगे। आप डेली 5-5 घंटे अगर वर्कआउट भी कर रहे हैं लेकिन जब घर में कोई काम करने की स्टडी की बारी आएगी तो आप पढ़ नहीं सकेंगे, आपका फोकस नहीं होगा। तो उस फिजिकल फिटनेस का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है उसके साथ। तो प्रोडक्टिव लाइफ बनाने के लिए आपको तमाम चीजों को मतवाजन रखना होगा। बिल्कुल। और उनमें अगर तवाजन कायम होगा तो ही आप एक आइडियल फिटनेस की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और आइडियल फिटनेस के लिए ये जरूरी है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो डाइट भी लें उसके साथ। डाइट भी करें। और डाइट भी लेनी है तो उसको भी ठीक तरीके से लेना उसकी है। कॉम्पोजिशन 5 डेज ऑफ मील लेने हैं और 5 हाँ। कलर्स ऐड करने हैं आपको उसके बिल्कुल। अंदर। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है, चिकन पानी का आपका इस्तेमाल- पूरा हो। पानी मतलब डिहाइड्रेशन आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि वॉमिटिंग, नोजिया, लड़कियां फेंट हो जाती हैं, लोग बच्चे जो हैं गैस्ट्रो हो जाता है। गैस्ट्रो हो जाता है। उसकी बेसिक एग्जांपल हमारी अंदर पानी की कमी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कोरोना में हुआ वो हमारा मेंटल हेल्थ था। ठीक है, अब फिजिकल हेल्थ तो हमने बात कर ली, अब हमने हेल्थ की बेसिकली 3 एग्जांपल्स हैं। अगेन फिजिकल हेल्थ, लेकिन फिजिकल हेल्थ आपकी एक वो कड़ी है हेल्थ की। हेल्थ 3 चीजों से पूरी होती है, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। अब हम थोड़ी सी अगर अगेन फिजिकल हेल्थ आपकी अचीव होगी, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बड़े बड़े स्टार्स हैं, एथलीट्स हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं, लेकिन सुसाइड करते हैं, मेंटली वो एक्टिव नहीं है। अब ये पिछले दिनों सुशांत जो ने है उसका डिप्रेशन के इंडियन साथ, एक्टर था। क्योंकि मेंटल हेल्थ स्टेक पे थी। अगेन फिजिकल हेल्थ ठीक होगी अगर अच्छा, दिमागी ये मैटर नहीं करता कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ही हों। मेरा नहीं ख्याल सुशांत को कोई फाइनेंशियल हाँ, प्रॉब्लम्स हाँ। होंगी और उसके पास हर तरह का चार्म भी था और पीक पे था वो, लेकिन इसके बावजूद डिप्रेशन जो है इंसान को खा जाता है। हनन मेरे पास फैसलाबाद से बहुत, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने फैसलाबाद के लोगों को स्पेशली फाइनेंशियली बड़े स्ट्रांग है, ये आप भी जानते हैं, इंडस्ट्री से यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया होता है, फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन डिप्रेशन इतना है। उस डिप्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हैं जो मेंटल हेल्थ को रेज करती हैं। एक तो हमारे यहाँ दिखावा, दूसरों को दिखाने के लिए हमने कुछ करना है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से बर्तर करने के लिए करना है, ये एक हमारा है, उसने ये किया तो मैंने भी ये करूंगा। खुद चाहे आपने मर जाना है लेकिन आपने कपड़े ऐसे पहनने हैं कि बस उसको दिखाना है। ठीक है, दिखावा। नंबर लोगों 2, के लिए जीने की बजाय इंसान को अपने लिए जीना अपने चाहिए। लिए जीना चाहिए। तो हमारे यहाँ एक ये सबसे बड़ा इशू है। नंबर 2, लोनलीनेस। लोनलीनेस हमारी आती, डिप्रेशन की सबसे बड़ी अलामत होती है अकेलापन। और वो अकेलापन तब आता है जब आपकी लाइफ में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ना हो। मीनिंगफुल रिलेशनशिप का मतलब है आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, आप दुनिया के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो आपके साथ कैसे हैं और आप उनके साथ कैसे हैं। आप खुश हैं लाइफ में? देखिए, 2 चीजें होती हैं लाइफ में, खुश होना और खुश नजर आना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुश नहीं होते लेकिन फेक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। इंटरनल हैप्पीनेस आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप से भी आती है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप वो हैं जो कि हमारे फैमिली के साथ, कपल्स अपने पार्टनर के साथ, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ। अगर वो रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप डिप्रेशन के अंदर। अच्छा खाने से भी डिप्रेशन दूर होती है। बिल्कुल। अब कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाया जाए, जंक भी ना हो लेकिन डिप्रेशन भी दूर करना हो, तो हाँ, किस तरह से हम choose आप कर उसके अंदर कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि कॉफी आप जब पीते हैं, चाय लोग सुबह उठ के क्यों पीते हैं? कहते हैं चाय के बगैर दिन नहीं गुजरेगा। उसकी वजह क्या है? कॉफी में तो कैफीन होती है कैफीन ना, होती जो है। आपको जरा एक्टिव रखती है, एक्टिव नींद करती नहीं है। आने देती है आपको। एक छोटा सा स्कूप आपके ब्रेन को एक्टिव कर गया। इसका मतलब कि फूड है वो आपकी ब्रेन और न्यूरो साइंस को चेंज कर सकता है, आपकी बायोलॉजी चेंज, आपके केमिकल्स को चेंज कर सकता है। एक और छोटा ऐसे सा हार्मोन्स रिलीज कर सकता है जैसे कि अगर मूड अच्छा है डोपामिन रिलीज डोपामिन होगा रिलीज आपकी कर बॉडी लें। के अंदर, जो बिल्कुल ऐसे आपको ही है। हैप्पीनेस फील करवाएगा और उससे आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई दर्द भी है तो वो दूर हो जाता है। फूड एज ए इमोशनल नीड हम तब यूज करते हैं डिप्रेशन हो, लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है, क्रॉनिक डिप्रेशन है, तो आपको पहले प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, नंबर 1। लेकिन यस, दे आर लिस्ट, मैं आपको बता देता हूँ। अगर नींद ना आ रही हो रात को, आपको ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि अब दिमाग बहुत चल रहा है, कुछ लोग लेटे रहते हैं 3-3 घंटे, कहते हैं हमारी सोचें बहुत ज़्यादा आती हैं, वो वजह ये होती है कि आपने सारा दिन प्रॉपर खाया नहीं होता, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड के अंदर नहीं होती, नाश्ता आपने नहीं किया, लंच आपने थोड़ा सा कर लिया, रात को आपका ब्रेन जो होता है वो एक्टिव ये नहीं होता कि बहुत सोच रहा होता है, वो आपके दिमाग को खा रहा होता है, उसको एनर्जी नहीं मिली होती।
तो दे आर फ्रूट चेरीज, इसके अंदर मेलाटोनिन होता है। वो मेलाटोनिन आपकी ब्रेन, आपके स्लीप साइकिल को, रिदम को बेहतर करने में काम हेल्प करता है। तो चेरीज, हाफ मैंगो, बनाना आप ले सकते हैं। ये रात को इनका एक बाउल खा के सोएं। अगर आपको स्लीप का इशू है, अगर आपको स्ट्रेस है, एक ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ओट्स जो होते हैं उसके अंदर आप ग्रेप्स डाल लें, उसके अंदर अनार डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा हनी डाल लें। अगर आप वो डेली ये भी खाएंगे तो ये भी आपको स्लीप और मूड को बेहतर करने में हेल्प करेगा। बिल्कुल हेल्प कर सकता है जी। हमारी आज की जो अचारी कढ़ाई थी वो तैयार हो चुकी है और प्रेजेंटेशन भी शेफ सलमान की तरफ से कर दी गई है और बड़ी खूबसूरत महक जो है वो मुझे अभी आ रही है। आपका भी मुदस्सर दिल तो ललचा रहा होगा देख के इसे, बहुत मजे का बनाया इन्होंने। बड़ी जबरदस्त तरीके से बनाई है। और जो मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें उसके अंदर मसाला भर के ऊपर रखी गई हैं, उससे यूं महसूस हो रहा है कि इसकी ग्रेवी भी बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि जब आप इसको पकाते हैं तो मिर्चों के अंदर जो मसाला मौजूद होता है वो ज़रा रच बस जाता है आपके ग्रेवी के साथ। ग्रीन चिली के अंदर मसाला होता है, जब हम इसको पकाते हैं वो उसके जो फिलिंग के अंदर मसाला आता है वो भी पक जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसकी खुशबू कैसी अचारी सी मतलब आप जब थोड़ी सी रोटी के साथ बोटी तोड़ेंगे तो थोड़ा सा मसाला आपको मिर्च के अंदर से निकाल के जो है खास तौर पे यूज करें ताकि मजा ज्यादा जो है वो आपको आ सके। तो बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आज के प्रोग्राम में आपके आने के लिए, और बड़े मुफीद मशवरों से आपने आगाह किया हमें और हमारी नाज़रीन को। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।